मेरी पत्नी को सीरियस अस्थमा था। शादी के बाद पूरे 3 साल तक उसने मेरे छुए हुए खाने को हाथ तक नहीं लगाया था, लेकिन कल मैंने अपनी आंखों से उसे अपने मेल असिस्टेंट के बचे हुए आधे कटोरे चावल खाते हुए देखा। फिर भी उस वक्त मैंने कोई हंगामा नहीं किया और न ही सबके सामने उसका राज खोला। अगले ही दिन मैंने पूरी कंपनी के लिए एक बड़ी पार्टी रखी। सबके सामने मैं खाना खाने बैठा और जानबूझकर अपनी प्लेट का बचा हुआ खाना इकट्ठा करके उसकी कटोरी में डाल दिया। अब उसके पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, या तो वो सब कुछ खाए या फिर मुझसे तलाक ले। उसी दोपहर मेरी पत्नी ने अचानक मुझे फोन किया और कहा कि आज रात उसे ऑफिस में देर तक काम करना है, इसलिए वो मेरे साथ घर पर डिनर नहीं कर पाएगी। तभी मेरा भाई मेरे पास आया और हमने साथ में हॉट पॉट खाने का फैसला किया। रास्ते में जब हम एक रेस्टोरेंट के पास से गुजर रहे थे तो मेरे भाई ने अचानक खिड़की के पास वाली टेबल की तरफ इशारा करके कहा, उधर उस औरत को देख, क्या वो तुम्हारी पत्नी जैसी नहीं लग रही? मैंने जैसे ही उस तरफ देखा मेरी नजर वही रुक गई। भीड़ के बीच बैठी उस औरत को मैं एक नजर में पहचान गया। वो मेरी पत्नी गो टियानी थी। उसके सामने कंपनी का नया एजेंट लियोशिन बैठा था, जिसे कंपनी में आए अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था। लियोशिन अपने सामने रखे बचे हुए फ्राइड राइस को देखकर थोड़ा परेशान लग रहा था। तभी अगले ही पल गो टियानी ने बिना किसी झिझक के उसके सामने रखा आधा भरा कटोरा उठाया और उसमें बचा सारा खाना खा गई। मैं वहीं खड़ा रहा। मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, गो टियानी को सीरियस अस्थमा है। शादी के बाद पूरे 3 साल तक हम दोनों ने कभी एक दूसरे के साथ खाना शेयर नहीं किया था। मुझे आज भी याद है, एक बार मैंने गलती से अपनी चॉपस्टिक से उसके लिए मछली का एक टुकड़ा निकाल दिया था। उसने मेरे सामने रखा पूरा चावल और मछली वापस कर दिया था। उसकी एलर्जी इतनी सीरियस थी कि हमें अपने कमरे में भी बहुत सावधानियां रखनी पड़ती थी। यहाँ तक कि शादी के 3 साल बाद तक हमने बच्चा पैदा करने का फैसला भी नहीं किया था, क्योंकि हमें उसकी सेहत को लेकर बहुत ध्यान रखना पड़ता था। लेकिन आज वही पत्नी किसी दूसरे आदमी का बचा हुआ खाना बिना किसी डर के खा रही थी। मैंने बिना कुछ सोचे रेस्टोरेंट का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। मेरी नजर सीधे उसके सामने रखे खाली कटोरे पर गई। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, स्वादिष्ट था? मेरी आवाज सुनते ही गो टियानी के चेहरे पर मौजूद नरमी एक पल में घबराहट में बदल गई। वो तुरंत सफाई देने लगी, हनी, लियोशिन खाना पूरा नहीं खा पा रहा था, बहुत सारा खाना बच गया था, तो मुझे लगा खाना बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैंने खा लिया। मैंने उसे ध्यान से देखा और बिल्कुल शांत आवाज में कहा, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने पूछा, लेकिन तुमने तो कहा था कि आज रात तुम्हें ऑफिस में ओवरटाइम करना है, इतनी जल्दी काम खत्म हो गया? गो टियानी ने तुरंत जवाब दिया, प्रोजेक्ट में कुछ बदलाव हो गए थे, इसलिए अब मुझे जल्दी वापस काम पर जाने की जरूरत नहीं है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि लियोशिन अचानक बीच में बोल पड़ा, मिस्टर शाओ, शायद आपने पहले कभी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम नहीं किया होगा, इनमें अचानक बदलाव होना बहुत आम बात है। मैंने धीरे से उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या मैंने तुमसे कुछ पूछा था? मेरी बात सुनते ही लियोशिन का चेहरा उतर गया और वो परेशान होकर चुप हो गया। वहीं गो टियानी जल्दी से मेरा हाथ पकड़कर बोली, ठीक है हनी, तुम्हारा भाई भूखा है, तुम उसे लेकर खाना खाने जाओ, हम दोनों सिर्फ कॉलीग्स हैं, उसे डराओ मत। तभी लियोशिन ने धीरे से गो टियानी की आस्तीन खींची और कहा, मिस्टर गो, मेरा पेट भर गया है, क्या आप मुझे घर तक छोड़ सकती हैं? इस समय टैक्सी मिलना मुश्किल है। गो टियानी ने मेरी तरफ देखा और थोड़ी घबराई हुई आवाज में पूछा, हनी, तुम नाराज तो नहीं हो ना? मैं पहले लियोशिन को उसके घर छोड़ आती हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा, मेरे चेहरे पर अब भी वही शांत मुस्कान थी। मैंने बिना किसी विरोध के सिर्फ इतना कहा, ठीक है जाओ। लेकिन मेरे मन में अब सिर्फ एक ही सवाल था, जिस पत्नी ने 3 साल तक मेरे छुए हुए खाने से दूरी बनाए रखी, वो आखिर किसी दूसरे आदमी का बचा हुआ खाना इतनी आसानी से कैसे खा सकती थी? गो टियानी लियोशिन को लेकर वहाँ से चली गई। मैंने भी ऐसे दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं और अपने भाई के साथ वापस बैठकर आराम से खाना खाने लगा। लेकिन अगले दिन ऑफिस की छुट्टी होने वाली थी, तभी मैं सीधे प्रेसिडेंट के ऑफिस पहुंच गया। मैंने वहाँ मौजूद सभी लोगों से कहा, आज कोई जल्दी घर मत जाना, आज का पूरा खाना मेरी तरफ से है, सबके लिए बड़ी पार्टी रखी है। मेरी बात सुनकर भी पहले कोई अपनी जगह से नहीं उठा। आखिर में गो टियानी ने कहा, चलो अब ऑफिस बंद करते हैं। इतना सुनते ही सभी ने अपना काम समेटा और मेरे साथ होटल की तरफ चल पड़े। होटल पहुंचकर सबने जमकर खाना खाया। माहौल काफी अच्छा था और हर कोई अपनी पसंद का खाना खा रहा था। जब आखिर में आखिरी इंसान ने भी अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी तो मैंने मुस्कुराकर पूछा, सबका पेट भर गया? किसी ने कहा, हाँ मैं तो पूरी तरह भर गया। दूसरा बोला, मेरा भी पेट भर चुका है। सबके जवाब देने के बाद मैंने वेटर को बुलाया और एक बड़ा सा कटोरा मंगवाया। फिर मैंने वो कटोरा गो टियानी के सामने रख दिया। गो टियानी मुझे हैरानी से देखने लगी। मैंने बिना किसी भाव के टेबल पर बचे हुए सारे खाने को एक एक करके इस बड़े कटोरे में डालना शुरू कर दिया। सबकी प्लेटों में बचा हुआ खाना अब उसके सामने एक साथ पड़ा था। मैंने उसकी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान दी और कहा, खाओ, तुम्हें खाना बर्बाद होना पसंद नहीं है ना? तो फिर प्रेसिडेंट ऑफिस के तुम्हारे सारे कॉलीग्स का बचा हुआ खाना भी खा लो। मेरी बात सुनते ही पूरे कमरे का माहौल अचानक
अचानक बदल गया। कुछ सेकंड पहले तक जो जगह हंसी मजाक से भरी हुई थी वहाँ अचानक सन्नाटा छा गया। गोटियानी का चेहरा उतर गया। उसने धीमी आवाज में कहा, हनी मेरा पेट भर चुका है। लेकिन इस बार मैंने उसकी सफाई सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। तभी लेईशंग के बीच में बोल पड़ा, चाहे कुछ भी हो, अगर आज तुमने इस कटोरे का खाना खत्म नहीं किया तो यहाँ से नहीं जा सकती। फिर उसने मेरी तरफ देखकर ताना मारा, मिस्टर शाओ, आप 3 साल से घर पर रहकर फुल टाइम हस्बैंड बने हुए हैं। खरीदारी करते समय कभी कीमत तक नहीं देखते क्योंकि हर खर्च मिस्टर गो उठाते हैं। और अब इतनी सी बात के लिए आप मिस्टर गो को सबके सामने शर्मिंदा कर रहे हैं। ये तो बहुत ही गलत बात है। गो टियानी ने मेरी तरफ देखा और फिर सामने रखे उस बड़े कटोरे को। उसके चेहरे पर साफ झिझक दिखाई दे रही थी। मैंने शांत आवाज में कहा, खाओ। फिर मैंने पूछा, जब तुम दूसरों का बचा हुआ खाना खाने से इतनी परेशान हो रही हो तो क्या इसका मतलब यह है कि तुम सिर्फ अपने कॉलीग्स के मामले में फर्क करती हो? गो टियानी के पास अब कोई जवाब नहीं था। उसने कुछ पल तक उस कटोरे को देखा और आखिरकार चॉपस्टिक उठा ली। उसने थोड़ा खाना उठाया और अपने मुंह में डाल लिया। तभी किसी ने उसे रोकते हुए कहा, मिस्टर गो मत खाइए, इससे आपका पेट खराब हो जाएगा। आप उसकी बात इतनी क्यों मान रहे हैं? आखिर वो कमाता भी क्या है? दूसरी तरफ से आवाज आई, आप ही तो उसकी पत्नी है, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, हमें आपकी ज्यादा चिंता है। मैंने उनकी तरफ देखकर ठंडे अंदाज में कहा, तुम्हें दूसरों की पत्नियों की इतनी चिंता है तो फिर ये खाना भी तुम ही खा लो। उस आदमी ने तुरंत पीछे हटते हुए कहा, मेरा पेट बहुत छोटा है, मैं इतना खाना खा ही नहीं सकता। मैंने बस इतना कहा, तो फिर चुप रहो। गोटेन्ये ने दोबारा चॉपस्टिक उठाई और जबरदस्ती खाना निगलने की कोशिश की, लेकिन उसके लिए ये सब बेहद मुश्किल हो रहा था। वह खाना निगल नहीं पा रही थी और बार बार परेशान हो रही थी। आखिरकार उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसने खाना बाहर निकाल दिया। लिउसिन तुरंत उसके पास पहुंची, उसकी पीठ थपथपाने लगी और मुझे ही दोष देने लगी। उसने गुस्से में कहा, आप मिस्टर गो के पति कहलाने के लायक ही नहीं है, आपको उनकी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन आप उल्टा उनके लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। मैंने उसकी तरफ देखकर पूछा, मैं उनके पति बनने के लायक नहीं हूँ और तुम क्या हो? क्या अब तुम उनकी जगह लेने का सपना देख रही हो? लिउशिन तुरंत सफाई देने लगी, मैं और मिस्टर गो सिर्फ कॉलिग्स हैं। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझसे झूठ मत बोलो, अगर तुम दोनों के बीच कुछ नहीं है तो इसे साबित करो, और अगर तुम इतनी ही मासूम हो तो फिर खुद इस्तीफा क्यों नहीं दे देती? उसने तुरंत कहा, मैं इस्तीफा क्यों दूं? मैं अपना काम बहुत अच्छे से करती हूँ। तभी आंसू पोंछते हुए ग्यूटियानी ने अचानक कहा, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। लिउशिन का चेहरा एकदम बदल गया। उसे जैसे यकीन ही नहीं हुआ कि ग्यूटियानी ने उसके खिलाफ फैसला ले लिया है। वह कांपती हुई आवाज में बोली, मिस्टर ग्यू। और तभी ग्यूटियानी, जिसने हमेशा मेरे सामने खुद को शांत रखा था, अचानक गुस्से में मेरी तरफ मुड़ी और मुझे थप्पड़ मार दिया। उसने गुस्से से कहा, शायुशुएन, तुम्हें मेरे स्टाफ को नौकरी से निकालने का कोई अधिकार नहीं है। मैं सीधे लिउशिन की तरफ बढ़ा। वह भी गुस्से में हाथ उठाकर मुझे थप्पड़ मारते हुए बोली, बेशर्म। मैंने शांत होकर कहा, वैसे भी ग्रुप में मेरा कोई ऑफिशियल पद नहीं है, इसलिए शायद मुझे उसे नौकरी से निकालने का अधिकार नहीं है, लेकिन तुम्हारा नया एम्प्लॉयर कौन है? मिस्टर ग्यू, और उन्हें तुम्हें नौकरी से निकालने का पूरा अधिकार है। मेरी बात सुनते ही ग्यूटियानी ने रोने वाली लिउशिन को अपने पास खींच लिया और कहा, शाओयुशेन, तुम हद पार कर रहे हो। शायद गोटियानी को इस बात का अंदाजा हो गया था कि मैंने लिउशिन को उसका बचा हुआ खाना खाते हुए देख लिया था। आज से तुम्हारे सारे कार्ड्स बंद। तभी लिउशिन ने तुरंत बाद में अपना फायदा ढूंढ लिया और बोली, मिस्टर गो, लेकिन आज का पूरा बिल तो मिस्टर शाओ दे रहे हैं। अगर आपने उनके सारे कार्ड्स बंद कर दिए तो वो पेमेंट कैसे करेंगे? गोटियानी ने गहरी सांस ली और मेरी तरफ देखते हुए कहा, शाओयुन, लिउशिन से माफी मांगो। आज जो हुआ मैं उसे यही खत्म कर दूंगी। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। मैंने पूछा, तुम पागल हो गई हो या मैं? तुम चाहती हो कि मैं उससे माफी मांगूं? लिउशिन तुरंत मासूम बनने लगी। उसने गोटियानी से कहा, मिस्टर गो, मेरी वजह से आप और मिस्टर सियाओ आपस में मत लड़िए। मैं तो सिर्फ एक असिस्टेंट हूँ। अगर मुझे थोड़ा बहुत गलत भी सहना पड़े तो कोई बात नहीं। उसने ऊपर से मेरे हाथ को पकड़ लिया, लेकिन असल में अपनी उंगलियों से मेरी कलाई को जोर से दबाने लगी। मुझे दर्द हुआ, इसलिए मैंने उसका हाथ झटक दिया और कहा, हट जा। मैंने उसे जोर से धक्का भी नहीं दिया था। लिउशिन ने तुरंत मुझे ही दोषी बना दिया, जैसे मैंने जानबूझकर उसके साथ ऐसा किया हो। गोटियानी तुरंत उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा। लिउशिन के हाथ से खून निकल रहा था। गोटियानी ने अपनी जेब से वही सिल्क स्कार्फ निकाला जो मैंने उसे उसके बढ़ते पर दिया था। उसी स्कार्फ से उसने लिउशिन के हाथ पर लगी चोट को बांध दिया। मैंने उस स्कार्फ को देखते ही पहचान लिया। उस पर गोटियानी का नाम मैंने खुद अपने हाथों से कढ़ाई करके लिखा था, लेकिन आज मेरे हाथों से बनाया हुआ वही नाम लिउशिन के खून से लाल हो चुका था। मैंने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद वेटर ने दरवाजा खटखटाकर अंदर आते हुए पूछा, सर, क्या आपको बिल पे करना है? मैंने अपना कार्ड निकाला और उसे देते हुए कहा, हाँ, पेमेंट कर दो। वेटर ने कार्ड मशीन में लगाया, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसने कार्ड वापस मेरी तरफ बढ़ा
बढ़ा दिया। सॉरी सर, इसमें सफिशिएंट बैलेंस नहीं है। मैंने बिना कुछ कहे दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड दिया, फिर चौथा, फिर पांचवा। मेरे पास कुल 7 कार्ड्स थे, लेकिन एक भी काम नहीं कर रहा था। उसने पूछा, सर क्या आपके पास पेमेंट का कोई दूसरा तरीका है? मैंने तुरंत अपने भाई को कॉल किया, लेकिन पता नहीं उस वक्त वो कहाँ था। उसने मेरा फोन नहीं उठाया। वेटर अब काफी इम्पेशेंट हो चुका था और मुझे पता था कि अब असली मुसीबत शुरू होने वाली थी। वेटर ने तुरंत होटल मैनेजर को बुलाया। मैनेजर ने मुझे देखते ही कहा, मैनेजर वो यहाँ एक आदमी बिना पैसे दिए खाना खाकर बैठा है। कुछ ही देर में होटल मैनेजर पुलिस को भी साथ लेकर आ गया। अभी मेरा भाई आखिरकार मेरे फोन पर आया। उसे जैसे ही पूरी बात पता चली, वह करीब 20 मिनट बाद पुलिस स्टेशन पहुंच गया और उसने मेरा बिल चुका दिया। इसके बाद जाकर मुझे वहाँ से निकलने दिया गया। मैं फेयू ग्रुप का इकलौता वारिस था। फिर भी आज हालत ये थी कि सिर्फ एक रेस्टोरेंट बिल न चुका पाने की वजह से मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। अगर ये बात बाहर फैल जाती तो मेरी इज्जत का मजाक बन जाता। जब मैं उस रात घर वापस पहुंचा तो दरवाजे के पास रखी एक जोड़ी मेंस लेदर शूज पर मेरी नजर पड़ी। तभी मेरी आहट सुनकर गोट यानी बेडरूम से बाहर आई और उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मैंने उससे कुछ नहीं कहा और सीधे बेडरूम की तरफ बढ़ गया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरी पत्नी ने अपने मेल असिस्टेंट को सीधे अपने घर लाकर रखा था। मैंने गोट यानी की तरफ देखते हुए कहा, गोट यानी तुम सच में बहुत आगे बढ़ चुकी हो। वह तुरंत सफाई देने लगी, तुम गलत समझ रहे हो। लिउशिन के कपड़े गंदे हो गए थे और होटल घर के पास ही था, इसलिए मैं उसे यहाँ लेकर आई ताकि वो शावर लेकर कपड़े बदल सके। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा और कहा, हम तो अपने कपड़े भी अलग अलग धोते हैं, तुम्हें इतनी क्लीनलीनेस की चिंता रहती है। लिउशिन ने तुरंत मासूम बनने की कोशिश की। उसने कहा, मिस्टर शाह आप गलत मत समझिए। मिस्टर गो ने खुद कहा था कि वो ये कपड़े मुझे दे देंगी क्योंकि अब वो इन्हें इस्तेमाल नहीं करेंगी। मैंने उसकी तरफ देखा और सीधा पूछा, क्या मैंने तुमसे पूछा? लिउशिन ने फिर धीमी आवाज में कहा, मैं तो बस डर रही थी कि मिस्टर शाह मुझे गलत समझ लेंगे। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो। गोट यानी ने तुरंत मुझे रोकते हुए कहा, शाह यूशन बस करो, आज होटल में जो तमाशा किया वो काफी नहीं था, अब घर आकर भी यही सब शुरू कर दिया। लिउशिन ने फिर बीच में आकर कहा, छोड़ दीजिए मिस्टर गो, आखिर ये आपके हस्बैंड है, मैं तो सिर्फ आपकी असिस्टेंट हूँ। अगर मेरे साथ थोड़ा गलत भी हो जाए तो कोई बात नहीं। मैंने गोट यानी की तरफ देखा और कहा, चलो तलाक ले लेते हैं। मेरी बात सुनते ही वह एकदम चौंक गई। उसकी आंखें कुछ पल के लिए मेरी तरफ ही टिकी रहीं। क्या कहा तुमने? मैंने बिना हिचकिचाए दोबारा कहा, तुमने सही सुना। वह हैरानी से बोली, सिर्फ इतनी सी बात की वजह से तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो? मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें ये छोटी सी बात लगती है? गोट यानी ने तुरंत कहा, मेरे और लिउशिन के बीच कुछ नहीं है, वो अभी बहुत छोटी है। मैंने जवाब दिया, मुझे अपनी पत्नी का किसी दूसरे आदमी की इतनी चिंता करना पसंद नहीं है। मेरी बात सुनकर गोट यानी ने गुस्से में कहा, ठीक है तुम्हें डिवोर्स चाहिए ना, तो फिर आज ही इस घर से निकल जाओ। गोट यानी ने गुस्से में अपने लॉयर को फोन किया और तुरंत डिवोर्स अग्रीमेंट तैयार करवाने को कहा। कुछ ही समय बाद अग्रीमेंट मेरे सामने था। मैंने बिना ज्यादा सोचे उसे साइन कर दिया। गोट यानी ने भी बिना किसी हेजिटेशन के उस पर अपने सिग्नेचर्स कर दिए। लिउशिन के चेहरे पर जीत जैसी मुस्कान आ गई। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, मिस्टर शाह आपने मिस्टर गो को डिवोर्स दे दिया, अब तो शायद आपके पास खाने तक के पैसे नहीं बचेंगे। मैंने उसकी तरफ देखकर सिर्फ इतना कहा, यहाँ से निकल जाओ। लिउशिन ने तुरंत पलटकर कहा, मैं क्यों निकलूं? मिस्टर गो ने मुझे जाने के लिए नहीं कहा। मैंने शांत आवाज में कहा, क्योंकि अभी डिवोर्स पूरी तरह फाइनलाइज नहीं हुआ है, तब तक इस घर में मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना गोट यानी का। उसने कहा, आप सुन नहीं रहे, ये घर मेरा नहीं मिस्टर गो का है। गोट यानी ने घर के सर्वेंट्स को बुलाया और उन्हें मेरा सामान बाहर निकालने का आदेश दे दिया। कुछ ही देर में मेरे कपड़े, बैग्स और बाकी सामान विला के बाहर एक बड़े ढेर की तरह जमा कर दिए गए। लेकिन इस बार मैं घबराया नहीं। मैंने अपना फोन निकाला और सीधे फैमिली ग्रुप चैट में मैसेज किया, अंकल्स मेरा डिवोर्स हो गया है और गोट यानी ने मुझे घर से भी निकाल दिया है। मैसेज भेजते ही ग्रुप चैट में जैसे तूफान आ गया, एक के बाद एक मैसेजेस आने लगे। गोट यानी ने हमारा प्रेशियस नेफ्यू के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? लगता है उसे बहुत ज्यादा पावर मिल गई है और वो भूल गई है कि हमने उसे कहां से उठाकर यहाँ तक पहुँचाया था। मैंने फोन बंद किया और चुपचाप विला के बाहर खड़ा रहा। गोट यानी और लिउशिन शायद सोच रही थी कि अब मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है, लेकिन उन्हें अभी असली कहानी का एक हिस्सा भी पता नहीं था। तभी अचानक एक ऑफिशियल व्हीकल विला के सामने आकर रुकी। गोट यानी और लिउशिन दोनों ने उसकी तरफ देखा। कुछ अधिकारी गाड़ी से बाहर निकले और विला को कानूनी तौर पर सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी। गोट यानी हैरान होकर उनके सामने आ गई और बोली, आप मेरे घर को सील क्यों कर रहे हैं? आपको किसने परमिशन दी? एक अधिकारी ने अपना आइडेंटिफिकेशन और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स दिखाते हुए कहा, हमें शिकायत मिली है कि आप पर कंपनी की संपत्ति के गबन से जुड़े गंभीर आरोप हैं। जांच पूरी होने तक आपकी संपत्तियों को कानून के तहत फ्रीज
टीज किया जा रहा है। उसने पूछा, ये कैसे हो सकता है? शिकायत किसने की है? आपके पास कोई प्रूफ है? अधिकारी ने जवाब दिया, फेयो ग्रुप के सीनियर ऑफिसर्स ने संयुक्त रूप से शिकायत दर्ज कराई है और हमारे पास पर्याप्त एविडेंस मौजूद है। यह सुनते ही गोटियानी के चेहरे पर अविश्वास साफ दिखाई देने लगा। उसी समय उसका फोन बजा। कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, मिस्टर गू, बोर्ड के सभी मेजर शेयर होल्डर्स ने आपको पद से हटा दिया है। आपको फिलहाल सस्पेंड किया जा रहा है। लेकिन जवाब सुनने से पहले ही कॉल खत्म हो गया। अब उसके पास सोचने का भी वक्त नहीं था। ल्यूशिन उसके पीछे भागते हुए पूछ रही थी, मिस्टर गू, आखिर हो क्या रहा है? अचानक सब इतने यूनाइटेड कैसे हो गए? गू टेनी के चेहरे पर पहली बार असली घबराहट दिखाई दे रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई एक साथ कैसे शुरू हो गई। कुछ देर बाद मेरा ड्राइवर वहाँ पहुँचा। उसने मुझे देखते ही कहा, यंग मास्टर, सॉरी, ट्रैफिक बहुत ज्यादा था इसलिए देर हो गई। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, मैं तो बस यहाँ एक अच्छा शो देखने का इंतजार कर रहा था। मैंने अपना सामान ड्राइवर को दिया और कहा, इन सब चीजों को कार में रख दो, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी गोटियानी ने मेरी तरफ देखकर हैरानी से पूछा, तुम्हारे पास ड्राइवर है और ये तुम्हें यंग मास्टर क्यों कह रहा है? मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, तुमसे शादी करने से पहले मैं यंग मास्टर ही था। क्या तुम्हें लगा कि मेरे पिता ने कंपनी तुम्हें दे दी? मैंने आगे कहा, आखिर फेयू ग्रुप का सुरनेम शाओ है। क्या तुम्हें सच में लगा कि सिर्फ सीईओ बनने के बाद तुम मुझे यानी कंपनी के चेयरमैन को कंपनी से बाहर निकाल सकती हो? मेरे पास कंपनी के 50% शेयर्स हैं। गोटियानी मेरी बात सुनकर बिल्कुल स्टन रह गई। उसने पूछा, तुम्हारे पास फेयू के आधे शेयर्स कैसे हो सकते हैं? मैंने शांत होकर जवाब दिया, क्योंकि मेरे पिता इतने भी मूर्ख नहीं थे कि अपनी कंपनी के सारे शेयर्स किसी आउटसाइडर के हाथ में दे। गोटियानी ने तुरंत मेरी बात काटते हुए कहा, तुम्हारे पिता के शेयर्स तुम्हारे नाम ट्रांसफर होने के लिए मेरी सिग्नेचर जरूरी है। मैंने अभी तक उस अग्रीमेंट पर साइन नहीं किया है। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें लगता है मैं इतना बेवकूफ हूँ कि इस बात का इंतजार करता रहता? अग्रीमेंट में एक और क्लॉज है, अगर हमारा डिवोर्स होता है तो वो क्लॉज ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है और मेरे पिता के शेयर सीधे मेरे नाम ट्रांसफर हो जाते हैं। गोटियानी का चेहरा देखते ही मैं समझ गया कि अब उसे पूरी सच्चाई समझ आ चुकी थी। उसने गुस्से में कहा, तो तुम और तुम्हारे पिता ने मिलकर मुझे इतने सालों तक इस्तेमाल किया। तुमने मुझसे कंपनी चलवाई और आखिर में मुझे कुछ भी नहीं मिला। मैंने कहा, गलत। तुमने कहा था कि मैंने तुम्हारी जिंदगी में बहुत दखल दिया, लेकिन बदले में तुम्हें क्या मिला? एक अच्छी जिंदगी, पावर और एक ऐसा हस्बैंड जो 3 साल तक तुम्हारे साथ खड़ा रहा। गोटियानी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने कहा, कम से कम तुम्हारे 3 साल तो अच्छे गुजरे ना? बाहर की दुनिया में तुम्हारी पहचान हमेशा मेरी वजह से थी, लेकिन असलियत यह है कि तुम मेरे फैमिली के सपोर्ट पर जी रहे थे। तुम एक आउटसाइडर हो, तुम्हें खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहिए था। किसने कहा था कि मैं तुम्हें 3 साल तक कंपनी मैनेज करने दूंगी? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे बराबर हो? याद रखो, तुम मेरे फैमिली के लिए सिर्फ एक एम्प्लॉई थे। उसके चेहरे पर अब भी वही घमंड था, लेकिन इस बार उसके पास वो पावर नहीं थी। उसने कहा, तुमने बहुत जल्दी अपना असली चेहरा दिखा दिया। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, नहीं गोटियानी, गलती मेरी नहीं, तुम्हारी थी। तुमने मुझे कमजोर समझ लिया। तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे सहारे जी रहा हूँ, जबकि असल में मैं सिर्फ तुम्हें मौका दे रहा था। तुमने सोचा कि तुम मुझे कभी भी निकाल सकती हो, लेकिन तुम भूल गई कि मैं कौन हूँ। मेरी बात सुनते ही गोटियानी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने हैरानी से पूछा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मुझे इसलिए हटाया क्योंकि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ? मैंने सीधा जवाब दिया, हाँ, बोर्ड में बैठे सारे लोग मेरे अंकल्स हैं। उन्होंने मेरे पिता के साथ अपनी जिंदगी का आधे से ज्यादा हिस्सा काम किया है। वो मेरे पिता के बेहद करीबी हैं और मेरे लिए हमेशा परिवार जैसे रहे हैं। गोटियानी ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए सिर पकड़ लिया। वहीं ल्यूशिन अभी भी पूरी बात समझ नहीं पा रही थी। ल्यूशिन तुरंत गोटियानी का हाथ पकड़कर बोली, मिस्टर गो, शायुशान सिर्फ मुझे डराने के लिए ऐसा बोल रहा है ना? उसके पास इतनी पावर नहीं हो सकती। पूरी इंडस्ट्री मुझे कैसे ब्लैकलिस्ट कर सकती है? गोटियानी के चेहरे पर अब घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। कुछ पल बाद उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, हस्बैंड, हमें बात करनी चाहिए। मैंने तुरंत रोक दिया, बस अब मुझे हस्बैंड मत कहो, हम डिवोर्स एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं। गोटियानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, लेकिन अभी हमारे पास डिवोर्स सर्टिफिकेट नहीं है। मैंने अपने बैग से सारे कार्ड्स निकाले और उसकी तरफ फेंकते हुए कहा, अब मुझे तुम्हारे इन बेकार कार्ड्स की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी फ्रीज हो चुकी है। तुम्हारे कार्ड्स अब मेरे लिए किसी काम के नहीं है, इन्हें वापस रख लो। इतना कहकर मैं मुड़ा और अपनी कार की तरफ चल पड़ा। जैसे ही मैंने कार का डोर बंद किया, गोटियानी अचानक दौड़कर आई और चिल्लाई, हस्बैंड नीचे आओ। लेकिन तब तक कार लॉक हो चुकी थी। अगले ही पल ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा दी और गोटियानी सड़क पर खड़ी बस मुझे जाते हुए देखती रह गई। ड्राइवर मुझे वापस मेरे होम टाउन लेकर आया। वहाँ मेरे पिता की छोटी
छोड़ी हुई एक विशाल प्रॉपर्टी थी। उसकी लोकेशन गोट यानी के विला से कहीं ज्यादा बेहतर थी और एरिया भी कई गुना बड़ा था। बाहर से देखने पर वह किसी पुराने मेडिवल कासल जैसी लगती थी। उस घर में 30 से ज्यादा स्टाफ मेंबर्स थे, लेकिन इतना अचानक इस जगह वापस आने के बाद भी मुझे पहली रात नींद नहीं आई। मुझे गोट यानी से पहली मुलाकात आज भी याद थी। तब वह सोसाइटी में बिल्कुल नई थी और अपने फ्यूचर को लेकर बेहद एम्बिशियस थी। एक बार तो उसने अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स दिखाने के लिए मैनेजर की कार तक रोक दी थी। कार की वजह से उसे चोट भी लगी, फिर भी वह तुरंत उठकर अपने काम में लग गई। उसकी वही जिद, वही डिटर्मिनेशन मुझे पसंद आई थी। मुझे लगा था कि ये लड़की शायद एक दिन मेरे लिए एक बहुत बड़े ग्रुप को संभाल सकती है और अगर वो कंपनी संभाल लेगी तो मैं अपनी जिंदगी अपनी पसंद से जी सकूंगा, ट्रैवल करूंगा, दुनिया घूमूंगा और बिना किसी टेंशन के आराम की जिंदगी बिताऊंगा। और सच कहूँ तो मैंने उसे अंडर एस्टिमेट नहीं किया था। उसने सच में फेयू को संभाल कर दिखाया था। अगली सुबह मैंने एक प्रोफेशनल सूट पहना और समय पर घर से निकल गया। ड्राइवर मुझे सीधे फेयू ग्रुप हेडक्वार्टर्स लेकर गया। जैसे ही मैंने कमरे में कदम रखा, अचानक पूरा रूम तालियों की आवाज से गूंज उठा। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी। मेरे अंकल ने पहले ही सबको बता दिया था कि मैं वापस कंपनी संभालने वाला हूँ। लेकिन इस खुशी के माहौल के ठीक 2 मिनट बाद गोट यानी भी लियो शिन के साथ मीटिंग रूम में पहुंची। मैं मीटिंग टेबल के सामने खड़ा हुआ और ऑफिशियल अनाउंसमेंट शुरू किया। मैंने कहा, आज से मैं ऑफिशियली फेयू ग्रुप के चेयरमैन का पद संभाल रहा हूँ और फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ग्यो टेनी को उनकी ड्यूटीज में हुई गंभीर लापरवाही के कारण उनके पद से हटा दिया गया है। लियो शिन को जैसे जोरदार झटका लगा, वह तुरंत कुछ बोलने की कोशिश करने लगी। गोट यानी ने भी हैरानी से उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम्हारी क्वालिफिकेशन फेक है? लियो शिन का चेहरा लाल पड़ गया। उसने जल्दी से कहा, मिस्टर गो, मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। मैंने एग्जाम तो दिया था, लेकिन अपनी पर्सनल सिचुएशन की वजह से मैं पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाई। मुझे लगा था कि मैंने उसे रोकते हुए कहा, अगर तुम्हें एक्सप्लेनेशन देना है तो मीटिंग रूम के बाहर जाकर देना। तुम ऑफिशियली डिसमिस हो चुकी हो, इसलिए अब तुरंत यहाँ से बाहर जाओ। फिर मैंने गोडियानी की तरफ देखा और कहा, और हाँ गोडियानी, अपना सामान पैक करो और प्रेसिडेंट ऑफिस खाली कर दो। मैं जल्द ही उस ऑफिस में शिफ्ट होने वाला हूँ। अगर तुमने खुद सामान नहीं हटाया तो सिक्योरिटी उसे बाहर कर देगी। लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद जब मैं प्रेसिडेंट ऑफिस पहुंचा तो देखा कि दोनों अभी भी वही थे। मैं उन्हें देखकर बस हंस पड़ा। मैंने अपने नए असिस्टेंट से कहा, सिक्योरिटी को बुलाओ और इन दोनों का सामान बाहर रखवा दो। मेरी नई असिस्टेंट एक टैलेंटेड लड़की थी। इसके बाद मैं ल्यूशिन के ऑफिस की तरफ गया। वहाँ मैंने दोनों को साथ देखकर तंज कसते हुए कहा, तुम दोनों एक दूसरे के इतने करीब हो चुके हो कि अब ऑफिस में भी साथ साथ रहते हो। ल्यूशिन ने गुस्से में मेरे हाथ से फोटो फ्रेम छीन लिया और कहा, मेरी चीजों को हाथ मत लगाइए। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, तो फिर मैं तुम्हारी इस इच्छा के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। तभी गोठियानी ने ल्यूशिन को पीछे किया और मेरी तरफ देखकर बोली, हस्बैंड, इसकी बातों पर ध्यान मत दो, ये बेकार की बातें कर रही है। मैं तुमसे डिवोर्स नहीं लेना चाहती और ल्यूशिन से शादी करने का तो सवाल ही नहीं उठता। उसने रोते हुए कहा, मैंने पहले डिवोर्स की बात गुस्से में कही थी। असल में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सच में तुमसे अलग होना चाहती हूँ। मैंने उसे रोकते हुए कहा, अब ये फैसला तुम्हारे हाथ में नहीं है। ल्यूशिन को मैं ऑलरेडी फायर कर चुका हूँ और तुम्हें भी मैंने कंपनी से निकाल दिया है, इसलिए अब तुम ये तय नहीं कर सकते कि कौन यहाँ रहेगा और कौन नहीं। तभी मेरा असिस्टेंट सिक्योरिटी टीम के साथ वहाँ पहुँच गया और दोनों का सामान बाहर ले जाने लगा। मैंने गोटियाना की तरफ देखकर कहा, तुम हमेशा सोचती थी कि तुम अपनी मेहनत और अपनी एबिलिटी की वजह से इस पोजीशन तक पहुंची हो, तो अब एक बार बाहर जाकर खुद के दम पर यह पोजीशन हासिल करके दिखाओ। यही तुम्हारे पास खुद को प्रूव करने का सबसे अच्छा मौका है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। कुछ ही देर में गोटियानी और ल्यूसिन का पूरा सामान ऑफिस से बाहर कर दिया गया। गोटियानी की आंखों में आंसू आ गए। वह मुझे देखकर बोली, हस्बैंड, हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं। तुम मेरे साथ इतना बेरहम कैसे हो सकते हो? सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी नई असिस्टेंट की मदद कर दी थी। मैंने बिना झिझक जवाब दिया, हाँ, मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए डिवोर्स देना चाहता हूँ क्योंकि तुमने उस असिस्टेंट की जरूरत से ज्यादा चिंता की। और हाँ, मैं तुम्हें ग्रुप से बाहर भी कर रहा हूँ क्योंकि गोटियानी, तुम आज जिस पोजीशन पर खड़ी हो वहाँ सिर्फ अपनी एबिलिटी की वजह से नहीं पहुँची। तुम फेयू में इतने ऊपर सिर्फ इसलिए जा पाए क्योंकि तुम मेरी वाइफ थी। मैंने तुम्हारी हर अजीब आदत को 3 साल तक टॉलरेट किया। खाना भी अलग अलग खाना है। मेरी चॉपस्टिक तुम्हारे खाने को नहीं छू सकती। कपड़े भी अलग अलग वॉश होने चाहिए। यहाँ तक के साथ रहने में भी तुम्हारी इतनी सारी क्लीनलीनेस की कंडीशंस थी। तुम कहती थी कि तुम नीट फ्रीक हो और मैंने सब सह लिया। मैंने जानबूझकर कमरे में मौजूद लोगों की तरफ देखा। कुछ ही सेकंड में उनके चेहरे बदल गए। जिन लोगों के सामने गोटियानी हमेशा एक परफेक्ट एग्जीक्यूटिव और रिस्पेक्टेबल वुमन बनकर
कर रहती थी। मैंने शांत आवाज में कहा, शायद तुमने मुझे शुरुआत से कभी प्यार किया ही नहीं। शायद तुमने मुझसे सिर्फ इसलिए शादी की हद क्योंकि तुम्हें ऊपर जाना था। मेरे साथ रहना तुम्हारे लिए शादी नहीं बल्कि एक जॉब की तरह था, इसलिए अब हमारे बीच किसी पर कोई एहसान बाकी नहीं है। तुमने जो किया उसका तुम्हें रिवॉर्ड मिला, मैंने जो किया उसका मुझे भी हिसाब मिल गया। अब हम दोनों बराबर हैं। मेरी बात सुनते ही गो टियानी का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, शावयुश्वन, मिस्टर गो आपसे प्यार नहीं करते। आपको अपनी गलतियों की वजह खुद में ढूंढनी चाहिए। आप बहुत कंट्रोलिंग हैं। आपको किसी की फीलिंग्स की परवाह नहीं है। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, तुम्हारी ये बात सिर्फ इसलिए मजेदार लग रही है क्योंकि तुम्हें लगता है कि हमारी पोजीशंस एक जैसी हैं, लेकिन तुम भूल रही हो कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और तुम कहाँ। लिu शिन तुरंत बोली, बकवास। साफ दिख रहा है कि आपको मिस्टर गिउर से प्यार ही नहीं है, सिर्फ मेरा प्यार सच्चा है। मैंने उसकी तरफ देखकर शांत आवाज में कहा, अगर तुम्हारा प्यार सच में इतना सच्चा है तो जब गिउ टियानी पर कंपनी की प्रॉपर्टी से जुड़े गंभीर आरोप साबित होंगे और उसे जेल जाना पड़ेगा, तब भी मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम आज की तरह उसके साथ खड़ी रहोगी। मेरी बात सुनते ही लिu शिन का चेहरा बदल गया। उसने घबराकर पूछा, क्या कहा? गिउ टियानी को प्रॉपर्टी मामले में सजा हो सकती है? ये इम्पॉसिबल है। मैंने बस कहा, समय आने दो, सब पता चल जाएगा। तभी गो टियानी अचानक मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और रोते हुए कहा, प्लीज हमारे 3 साल के रिश्ते के लिए और उन 3 सालों के लिए जब मैंने तुम्हारी कंपनी संभाली, मुझे एक मौका दे दो। मैं जेल नहीं जाना चाहती। अगर मुझे जेल हो गई तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मुझसे भीख मांगने का कोई फायदा नहीं है। अब फैसला मेरे हाथ में नहीं, कानून के हाथ में है। गो टियानी रोते हुए बोली, लेकिन मैंने अपना सारा पैसा इन्वेस्टमेंट्स में लगा दिया है, मुझे उससे कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने लिu शिन की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा तो लवर है ना, अब तुम इसकी मदद करो। गो टियानी ने मेरी तरफ देखकर जैसे आखिरी उम्मीद से कहा, क्या ये सच में इतना सीरियस है? शायद तुम सिर्फ हमें डराने के लिए ऐसा कर रहे हो। मैंने जवाब दिया, यह बात समय खुद साबित कर देगा। लिu शिन ने गो टियानी को उठाने की कोशिश की और कहा, उठिए मिस्टर गो, इनके सामने घुटनों पर मत बैठिए। लेकिन गो टियानी ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं अपनी सारी संपत्ति देकर कंपनी का नुकसान चुकाने को तैयार हूँ, बाकी पैसा धीरे धीरे भी चुका दूंगी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जब तुमने मेरे सारे कार्ड्स बंद कर दिए थे और मुझे रेस्टोरेंट का बिल चुकाने में असमर्थ छोड़ दिया था, तब क्या तुमने एक बार भी सोचा था कि मुझे सिर्फ एक डिनर बिल की वजह से पुलिस स्टेशन ले जाया जा सकता है? गो टियानी ने धीरे से कहा, मैंने ऐसा नहीं सोचा था, मैं सिर्फ तुम्हें डराना चाहती थी और आखिर में तुमने बिल चुका ही दिया था। तुम्हारे इतने सारे फ्रेंड्स हैं, तुम्हारे पास कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, लेकिन उस वक्त मैं भी लोगों की नजरों में शर्मिंदा हुआ था। रेस्टोरेंट के सामने मुझे ऐसे देखा गया जैसे मैं बिल चुका कर भाग रहा हूँ। मुझे पुलिस स्टेशन तक ले जाया गया। वो बेइज्जती तुमने मेरे लिए पैदा की थी। अब मैं अपनी नाराजगी रोक नहीं पा रहा था। 3 साल तक दबाई हुई सारी बातें एक एक करके बाहर आ रही थी। तभी लिu शिन ने गो टियानी की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर गो, मैं आपको दिल से पसंद करती हूँ। गो टियानी ने उसकी तरफ देखा और कहा, अच्छा फिर एक काम करो, मैंने तुम्हें जो वॉच और ज्वेलरी गिफ्ट्स में दिए थे उन्हें बेच दो और मेरा डेट चुकाने में मदद करो। अभी मेरे पास रहने की जगह भी नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारे घर पर रहना पड़ेगा। लिu शिन का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने अविश्वास से पूछा, क्या आप मजाक कर रहे हैं? मेरा घर बहुत छोटा है, हम दोनों वहाँ कैसे रहेंगे? गो टियानी ने कहा, तुम्हारे पेरेंट्स के नाम पर भी प्रॉपर्टी होगी, हम वहाँ रह सकते हैं। लिu शिन ने तुरंत जवाब दिया, वो भी संभव नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स की प्रॉपर्टी भी फ्रीज हो चुकी है। उसने कहा, तो सच में आपके पास कुछ भी नहीं बचा? गो टियानी ने हैरानी से पूछा, लिu शिन तुम्हारा मतलब क्या है? तुमने तो कहा था कि चाहे मैं कुछ भी खो दूं, तुम मेरे साथ रहोगी। तुमने कहा था कि हम मिलकर सब कुछ दोबारा बना लेंगे। लिu शिन गुस्से में खड़ी हो गई। उसने कहा, तुम पर इतना सारा डेट है, फेयू ने तुम्हें निकाल दिया है और तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं है, तुम दोबारा कहाँ से ऊपर आओगी? मुझे लगा था तुम एक पावरफुल डोमिनेटिंग सीईओ हो, लेकिन असल में तुम भी बाकी लोगों की तरह सिर्फ किसी आदमी के सपोर्ट पर खड़ी एक महिला हो। मैंने अपना समय बर्बाद कर दिया। गो टियानी को जैसे जोरदार झटका लगा। उसने कहा, लिu शिन, क्या तुम कहना चाहती हो कि तुम्हारा मेरे लिए पूरा प्यार सिर्फ मेरे पैसे और स्टेटस की वजह से था? लिu शिन ने बिना किसी शर्म के जवाब दिया, कौन नहीं चाहेगा कि उसे ऐसी केबल वुमन मिले जिसके साथ जिंदगी आराम से कट जाए। मैं जवान हूँ, मेरे पास लुक्स हैं, जाहिर है मैं किसी सक्सेसफुल और पावरफुल इंसान के साथ रहना चाहूंगी। मुझे तो लगा था कि एक दिन मैं भी सोशल एलिट की जिंदगी जीऊंगी, लेकिन अब तुम खुद नीचे गिर चुकी हो, तो मैं तुम्हारे साथ स्ट्रगल क्यों करूं? एक बार इंसान गरीबी और परेशानी में फंस जाए तो फिर प्रॉब्लम्स खत्म होने का नाम नहीं लेती। गो टियानी का गुस्सा और बढ़ गया। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। इसी दौरान लिu शिन गिर गई और उसे गंभीर चोट लग गई। मैंने तुरंत लोगों से उसे हॉस्पिटल पहुंचाने को कहा। गो टियानी को भी पुलिस अपने साथ ले
ले गई। करीब 1 महीने बाद मुझे आखिरकार गोटियानी से डिवोर्स सर्टिफिकेट मिल गया। उसे फाइनेंशियल मिसकंडक्ट से जुड़े मामले में 3 साल की सजा हुई। दूसरी तरफ ल्यूशिन भी पूरी तरह गायब हो गई। बाद में मुझे पता चला कि उसे कहीं नौकरी नहीं मिली और आखिरकार उसके पेरेंट्स उसे वापस अपने गांव ले गए। इसी दौरान एक स्कूल रियूनियन में मेरी मुलाकात अपनी हाई स्कूल क्लासमेट से हुई। अब वह वॉल स्ट्रीट में एक अच्छी पोजीशन पर काम कर रही थी। वह बेहद टैलेंटेड और समझदार थी। आखिरकार हमने शादी कर ली। 3 साल बाद हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। मेरी पत्नी 8 महीने की प्रेग्नेंट थी और हम दोनों एक दिन बेबी प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए एक मदर एंड बेबी स्टोर गए थे। तभी मेरी नजर सड़क के किनारे पड़े एक परिचित चेहरे पर पड़ी। वो गोटैनी थी। मेरी पत्नी ने मेरी तरफ देखकर पूछा, क्या तुम इसे जानते हो? मैंने गोटैनी की तरफ दोबारा नहीं देखा, बस अपनी पत्नी का हाथ थामा और शांत आवाज में कहा, चलो घर चलते हैं। वैसे अगर ऐसी मजेदार और इंटरेस्टिंग सीरीज देखना पसंद है तो नैतिक डिकोड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वहाँ ऐसी शानदार और मजेदार सीरीज लगातार आती रहती है। तो अगर अभी वाली स्टोरी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी ऐसी ही धांसू स्टोरीज देखने को मिलती रहेंगी। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों में मिल जाएगा।